आप सभी को इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हम लेकर आए हैं क्लास ट्वेल्थ का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लेकर आए हैं। इस वीडियो में मेरा चैप्टर बाय रिवीजन स्टार्ट होगा, जो कि आज से चैप्टर बाय रिवीजन स्टार्ट हम करेंगे, जो कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 तीन चैप्टर इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि पार्ट 1 बनने वाला है। इसी तरह पार्ट 2 वीडियो आएगा, जो कि 4 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, उसमें भी ऐसे 3 से 4 चैप्टर कवर करेंगे। यानी कि यहाँ से हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का ऐसे कम से कम 3 वीडियो अपलोड करेंगे, जो कि ऐसे पूरा चैप्टर कवर होगा, जो कि 6 चैप्टर से व्यष्टिक में है, अर्थव्यवस्था में, और समष्टिक में 6 चैप्टर है, जो कि 12 चैप्टर से पूरा ऐसे हम कवर करेंगे, जो कि पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाएंगे, जो कि छोटा सा वीडियो रहेगा, करीब ऐसे 25 मिनट का वीडियो रहेगा, जो कि 25 मिनट का वीडियो ऐसे आप लोग का ऐसे 3 चैप्टर कवर करेंगे, जो कि जितना चैप्टर 1 में बनेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इस वीडियो में कराने वाले हैं, चैप्टर 2 का भी और उसी तरह चैप्टर 3 का भी। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे सारा सब्जेक्ट का, यानी कि जितना भी सब्जेक्ट होगा वो सारा सब्जेक्ट का हम चैप्टर बाय रिवीजन कराने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से था। इस चैनल पर आप लोग बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन भी कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने का मौका मिलेगा। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम ऐसे चैप्टर अध्याय 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि व्यष्टिक अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। इसमें है यहाँ पे सबसे पहला देखिएगा 6 चैप्टर है, जो कि हम मतलब कि 12 चैप्टर टोटल होता है दोनों मिला के, तो दोनों मिला के हम इसे कवर करेंगे, जो कि सबसे पहला से अध्याय 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। अभी क्वेश्चन है कि अध्याय 1 में है, जो कि इसमें कम से कम ऐसे 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड चलेंगे, जो कि परिचय है, और जो कि सामान्य अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें रहेगा, तो अध्याय 1 में। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या है। तो यहाँ पे देखिएगा संसाधन आवंटन का, कि संसाधनों का कुशलतम उपयोग, की अर्थव्यवस्था विकास, की उपयुक्त सभी। तो इसका जवाब आप लोग बताइएगा। इसका जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों आप लोग का सही है, जो कि अर्थव्यवस्था का केंद्र समस्या है, तीनों सही है इसमें, उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अर्थव्यवस्था की धन संबंधित परिभाषा किसने दी थी। धन संबंधित परिभाषा किसने दी थी। एडम स्मिथ ने दिया था, कि मार्शल ने दिया था, कि रॉबिन्सन ने दिया था, कि पिगू ने दिया था। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा एडम स्मिथ ने दिया था, ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो मार्शल ने किया था, कि केन्स ने किया था, कि रेगनर फिर्स ने किया था, कि बोल्डिंग ने किया था। तो यहाँ इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा रेगनर फिश ने किया था, नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया का प्रकार है। तो कौन है आर्थिक क्रिया का प्रकार। यहाँ ऑप्शन नंबर ये देखिएगा उत्पादन, ऑप्शन बी उपभोग, ऑप्शन सी विनिमय, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। आर्थिक क्रिया का प्रकार, यानी कि कौन है, ये तीनों ऐसे आर्थिक क्रिया का प्रकार हो जाएगा। उत्पादन भी, विनिमय और उपभोग भी, तीनों ऐसे आर्थिक क्रिया का प्रकार है, यानी कि उपयुक्त सभी, ये ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आर्थिक समस्या को दर्शाने वाले वक्र को क्या कहते हैं। तो यहाँ पहला ऑप्शन देखिएगा कि उत्पादन वक्र कहते हैं, कि मांग वक्र, कि उदासीनता वक्र कहते हैं, कि उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। तो इसका सही जवाब लोग बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि उत्पादन संभावना के वक्र का ढलान गिरता है, यानी कि किस ओर ऐसे उत्पादन का ढलान गिरता है, से यहाँ पे बताना किस ओर से किस ओर, बाईं से दाईं की ओर, कि दाईं से बाईं की ओर, कि नीचे से ऊपर की ओर गिरता है, कि ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसके पिछले वीडियो में हमें इकोनॉमिक्स का कराए थे, जो कि मॉडल क्वेश्चन, जो कि यहाँ से मॉडल क्वेश्चन का दिया गया था। देखिए यहाँ पे ऑप्शन इसका ये इसका सही है, जो कि हम इसका पिछले कुछ ही दिन पहले अपलोड कर दी थी वीडियो, तो उसका मॉडल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 एक क्वेश्चन था वहाँ पे। आप लोग ध्यान से देखे होंगे इस वीडियो को, तो आप लोग समझ पाएंगे। तो बाईं से दाईं की ओर ऐसे उत्पादन संभावना वक्र ढलान हो गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ देखिएगा कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। औसत लागत है, कि मौद्रिक लागत है, कि सीमांत लागत है, कि आर्थिक लागत है। तो इसका जवाब आप लोग बताइएगा। इसका जवाब हो जाएगा आर्थिक लागत है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आर्थिक समस्या मूल रूप से किस तथ्यों की समस्या है। तो उत्पादन की समस्या है, कि चुनावी की समस्या, कि उपभोग की समस्या, कि इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा चुनावी समस्या है। आर्थिक समस्या क्या है, चुनावी समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि 9th नंबर निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के साधन है। तो भूमि है, कि श्रम है, कि पूंजी है, कि इसमें से सभी है।
तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा इसका जवाब इनमें से सभी हो जाएगा इसका जवाब, यानी कि पूंजी भी सही है, भूमि भी सही है और श्रम भी सही है। यानी उत्पादन की समस्या से तीनों से रिलेटेड रहता है, उत्पादन के साधन तीनों से रिलेटेड है। श्रम रहेगा तभी उत्पादन होगा, भूमि रहेगा उसमें उत्पादन कर सकेंगे, और पूंजी यानी कि पैसा रहेगा तभी हम इसे उत्पादन कर सकते हैं। तो ये तीनों हद से सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10th नंबर, मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाती है? बाजार के द्वारा लिए जाते हैं कि जनता के द्वारा लिया जाता है कि सरकार के द्वारा कि संस्था के द्वारा? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में ध्यान दीजिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया है। तो यह निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में ऐसा निर्णय सरकार लेता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निर्णय सरकार लेता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिएगा कि फर्स्ट अध्याय आप लोग का समाप्त हो चुका है, जो कि इसमें सिर्फ परिचय के रिलेटेड था। अब यहाँ पे देखिएगा सेकेंड अध्याय। सेकेंड अध्याय में उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत है सेकेंड अध्याय। यहाँ पे सेकेंड अध्याय देखिएगा, इसका ऐसे करीब ऐसे 20 से 25 या 30 क्वेश्चन के करीब है, जो कि हम ये कराने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो लंबा बनेगा तो उससे पहले आप लोग ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड अध्याय का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो ये ऐसे व्यष्टिक अर्थव्यवस्था में है कि समष्टिक अर्थव्यवस्था में कि आय विश्लेषण है कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब आप लोग बताइएगा। इसका जवाब हो जाएगा व्यष्टिक अर्थव्यवस्था। अभी हम ऐसे व्यष्टिक अर्थव्यवस्था चल रहे हैं, इसका ऐसे उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो किसमें? व्यष्टिक अर्थव्यवस्था में किया जाता है। इसका बाद ऐसे 6 चैप्टर तक व्यष्टिक अर्थव्यवस्था चलेगा, उसके बाद 6 चैप्टर के बाद ऐसे फिर से 6 चैप्टर चलेगा समष्टिक अर्थव्यवस्था। तो अभी इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किस वस्तु के अंदर छुपा हुआ गुण जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उपभोग कहते हैं, उत्पादन कहते हैं कि उपयोगिता कहते हैं कि गुण कहते हैं? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयोगिता कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है कि शून्य होती है कि ऋणात्मक कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब आप लोग बताइएगा। इसका जवाब सही हो जाएगा, शून्य हो जाती है, शून्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिएगा कि निम्न में से किसे गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है? मांग का नियम कहा जाता है कि उपभोगिता का बचत कहा जाता है कि सीमांत उपयोगिता हंस नियम कहा जाता है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम कहा जाता है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा सीमांत उपयोगिता हंस नियम कहा जाता है, नहीं ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सीमांत उपयोगिता का ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा 4 ऑप्शन दिया हुआ, चारों ऑप्शन में ऐसे आप लोग बताइएगा सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जाता है। तो किससे ज्ञात किया जाता है? तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा TU है और बाई है से Q है, फिर है से QMU और फिर QMU Q है, फिर है से QTU है। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये TU/Q हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 से चलते हैं कि उपयोगिता की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो ये उपयोगिता एक मानववैज्ञानिक धारणा है कि उपयोगिता का विचार सापेक्षक है कि उपयोगिता व्यक्तिगत परक होती है कि इसमें से सभी? तो आप लोग यहाँ जवाब दीजिएगा कि इसका ऑप्शन क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से सभी, यानी कि तीनों ऐसे उपयोगिता का मुख्य विशेषता है, तीनों ऐसे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं कि उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन है? तो पिगू है कि हेक्स एंड एलेन है कि मार्शल है कि रिकॉर्डर है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा हेक्सन और एलेन है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं? तो सीमांत उपयोगिता कहते हैं कि औसत उपयोगिता कहते हैं कि उपयोगिता का बचत कहते हैं कि कुल उपयोगिता कहते हैं? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुल उपयोगिता कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता होती है। जब कुल उपयोगिता घट जाती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो यहाँ होती है कि धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है कि शून्य होती है कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि अधिमान वक्र होता है मूल बिंदु की ओर उन्हें तोदर होता है कि मूल बिंदु की ओर अवनो तोदर होते हैं कि दोनों सत्य है कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि अधिमान वक्र मूल्य बिंदु की ओर उन्हें तोदर होती है क्योंकि? किस लिए होती है? तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर बढ़ती हुई होती है कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर स्थिर होती है कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि यहाँ पे है
आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 12, अधिमान वक्र एक सीधी रेखा में होगी यदि, अगर वक्रमान एक सीधी रेखा में होगी तो क्या होगी यदि, तो एक यहाँ पहला ऑप्शन देखिएगा कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होगी, कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर बढ़ती हुई होगी, कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर स्थिर होगी, कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर शून्य होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीमांत प्रतिस्थापन की दर स्थिर होगी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, बजट रेखा की ढाल कैसी होती है? बजट रेखा की ढाल कैसी होती है? शून्य होती है, कि धनात्मक होती है, कि ऋणात्मक होती है, कि अनंत होती है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऋणात्मक होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बजट रेखा की ढाल होती है कैसी होती है? माइनस पी एक्स बाई पी वाई होती है, कि माइनस पी वाई बाई पी एक्स होती है, कि प्लस पी एक्स बाई पी वाई होती है, कि डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ देगा प्लस पी वाई बाई पी एक्स होती है। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा माइनस पी एक्स बाई पी वाई होती है, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 15, बजट रेखा का समीकरण होता है कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ये देखिएगा एम इक्वल टू पी वन इंटू वन प्लस पी वन इंटू टू। तो इसी तरह ऑप्शन नंबर बी की ऑप्शन नंबर सी होगा, कि ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, एम इक्वल टू पी वन इंटू वन प्लस टू इंटू टू हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बजट रेखा अपनी बाईं ओर विवर्ती होगी जब, कब होगी? तो एक्स वस्तु की कीमत की में कमी होगी, कि वाई वस्तु कीमत में कमी होगी, कि उपयोगिता की आय में कमी होगी, कि उपयोगिता की आय में वृद्धि होगी। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयोगिता की आय में कमी होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की अधिमान वक्र के अनुसार उपभोक्ता संतुलन उस बिंदु पर होगी जहाँ पे ऐसे एम आर एस एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई होगा, कि अधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होती है, कि ए बी दोनों की इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ए बी दोनों, यानी कि ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि एक उपभोक्ता के पास दो आम और केला, जो कि यहाँ पे दो संयोगिक ए में है और यहाँ बी में है, जो दोनों में दिया हुआ कि 5 आम 2 केला और 5 आम 3 केला है। तो उपभोक्ता दोनों संयोगों के बीच तटस्थक होगा, यह कथन है सही है कि गलत है, कि मालूम नहीं है, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब हो जाएगा गलत ऑप्शन है, गलत क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन ही गलत है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, मांग के प्रभावित करने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? कीमत है, कि आय में परिवर्तन है, कि उपभोक्ता में रुचि है, कि उपयुक्त में से सभी है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे यदि किसी वस्तु की मांग वक्र डी इक्वल टू 10-5p है, तो वस्तु की कीमत 1 रुपया प्रति इकाई होने पर वस्तु की मांग क्या होगी? तो 0 हो जाएगा, कि 10 हो जाएगा, कि 15, कि 5 हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कॉपी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी? अगर कॉपी के मूल्य में वृद्धि होगी तो चाय की मांग में क्या हो जाएगी? बढ़ती होगी, कि घटती होगी, कि स्थिर हो रहती है, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बढ़ोतरी होगी, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के स्थान पर उपयोगिता किया जाता है वह कहलाती है? स्थानपत्र वस्तु, की पूरक वस्तु, की आरामदायक वस्तु, की घटिया वस्तु? इसका सही जवाब हो जाएगा स्थानपत्र वस्तु हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा कि स्थानपत्र वस्तु होती है चाय या कॉफ़ी होती है, कि दाल तथा ब्रेड होती है, कि चाय तथा चीनी होती है, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा चाय और कॉफ़ी होती है स्थान पत्र। अभी हम यहाँ ऊपर क्वेश्चन करा चुके हैं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में हम कराए थे, तो वहाँ पे ऐसे स्थान पत्र वस्तु होती है चाय और कॉफ़ी दोनों। ये ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन, पूरक वस्तु के उदाहरण है कौन है? चाय या चीनी वस्तु है, कि जूते एवं जुराब है, कि कलम एवं स्याही है, कि उपयुक्त में से सभी? तो इसका जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से सभी ऐसे पूरक वस्तु का उदाहरण है। पूरक वस्तु यहाँ पे देख लीजिएगा, ये सभी ऐसे पूरक वस्तु का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, मांग के संकुचन होगा जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है, और ऑप्शन नंबर बी देखिए, कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। ऑप्शन नंबर सी, कीमत स्थिर रहती है, कि और मांग घटती है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, कीमत घटती है और मांग स्थिर होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जब कीमत ऐसे बढ़ जाएगी और मांग घट जाएगी, तब ऐसे मांग की संकुचन होगा।
नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मांग की कीमत लोच का अर्थ होता है, क्या इसका अर्थ होता है? कीमत में परिवर्तन के कारण मांग की में परिवर्तन होता है, कि वास्तविक आय में परिवर्तन होता है, कि कीमत की में परिवर्तन होता है, कि मांग में परिवर्तन होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन हो जाता है, नहीं ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 27 की मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, 4 प्रकार, 5 प्रकार की, यहाँ 6 प्रकार होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 प्रकार की होती है। मांग की लोचन 3 प्रकार की होती है। कितनी? 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यदि मांग वक्र की कीमत x अक्ष पर हो के समांतर होगी तो मांग की लोच होगी, क्या होगी? जब x अक्ष पर होगी तो शून्य हो जाएगी, कि एक हो जाएगी, एक से अधिक हो जाएगी, कि अनंत हो जाएगी? तो इसका जवाब सही हो जाएगा शून्य हो जाएगी। जब x एच पर रहेगा तब शून्य हो जाएगी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 29 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी भी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि होने से वस्तु की मांगी गई मात्रा 12% की कमी हो जाती है तो मांग की लोच का मान क्या होगी? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप लोग का जवाब दे देंगे कि इसमें से कौन सही है। यहाँ पे हम फिलहाल सही बता दे रहे हैं, इसका यहाँ से 2.4 सही हो जाएगा। वहाँ पे ऐसे हम बना के भी बता देंगे के साथ। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एक वस्तु का मांग से फलन D=1/p है तो मांग वक्र में प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका सही इकाई के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 31 नंबर क्वेश्चन की आवश्यकता वस्तु की मांग की लोच होती है, 0 होती है, कि 1 होती है, कि 1 से अधिक होती है, कि 1 से कम होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0 होती है, यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को फिगर देखना है, जो कि यहाँ पे आप चित्र देख लीजिए, एक तरफ ऐसे कीमत है और एक तरफ मांग है। तो यहाँ ऑप्शन देखिएगा कि ऑप्शन अधिक लोचदार होती है, कि अधिक लोचदार इकाई लोचदार होती है, कि कम लोचदार, कि पूर्ण लोचदार? इस रेखा को आप लोग को देख के बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इकाई लोचदार होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे सेकंड अध्याय समाप्त हो चुकी है। अब यहाँ पे हम थर्ड अध्याय की ओर चलते हैं, जो कि थर्ड अध्याय में उत्पादन एवं लागत तथा लागत है। तो इसका जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो सारा क्वेश्चन हम अभी देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फास्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा कि लागत को निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब लागत को निर्गत में परिवर्तन करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उपभोग कहा जाता है, कि उत्पादन कहा जाता है, कि निवेश कहा जाता है, कि विनिमय कहा जाता है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्पादन कहा जाता है। उत्पादन एवं लागत की है क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा कि फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तु को बाजार में बेचने के से प्राप्त राशि क्या कहलाती है? लागत कहलाती है, निर्गत कहलाती है, कि लागम कहलाती है, कि लाभ कहलाती है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आगम कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तथा निर्गत के बीच तकनीकी संबंध को क्या कहा जाता है? लागत और निर्गत दोनों के बीच का संबंध को, तकनीकी संबंध को क्या कहते हैं? उपयोगिता की फलन कहते हैं, कि मांग के फलन कहते हैं, कि उत्पादन के फलन, कि लागत को फलन कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्पादन के फलन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं कि उत्पादन फलन Q=F/L के है में Q क्या प्रदर्शित करता है? यानी कि ये फलन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें ऐसे Q क्या प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे देखिएगा उत्पादित वस्तु की अधिकतम मात्रा को प्रदर्शित करती है, कि यहाँ ऑप्शन नंबर बी इसका देखिएगा उत्पादित वस्तु की न्यूनतम मात्रा को, कि सी देखिएगा कि वस्तु की मांग, कि डी देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर उत्पादन के कारक को वो प्रदर्शित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्पादित वस्तु की अधिकतम मात्रा को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि उत्पादन 2 कारकों के विभिन्न संयोगों से किसी वस्तु के उत्पादन की समान मात्रा को प्रदर्शित करने वाला वक्र क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा समूह उत्पादक वक्र, की उपयोगिता वक्र कहलाता है, कि अधिमान वक्र कहलाता है, कि बजट कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है कि 2 समोत्पादक रेखा के बीच की दूरी क्या व्यक्त करती है? तो पहला ऑप्शन है उत्पादन के स्तर में अंतर, की लागत में अंतर, की उपयोगिता में अंतर, की आगमन में अंतर प्रदर्शित करता है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्पादन स्तर में अंतर को करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि जिस समय अवधि में उत्पादन में सभी साधन परिवर्तनशील होती है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ग्रीष्मकालीन कहा जाता है, कि अल्पकाल कहा जाता है, कि दीर्घकाल, कि शीतकाल कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दीर्घकाल कहा जाता है, नहीं ऑप्शन नंबर सी इसका सही। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखिएगा कि उत्पादन के आगतों का
स्थिर और आगत तथा परिवर्तित आगत में विभाजन किस काल में किया जाता, किस काल से संबंधित है? ग्रीष्म काल से संबंधित है कि अल्पकाल से, कि दीर्घकाल से, कि शीतकाल से संबंधित है? इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा अल्पकाल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि हंस मान सीमांत उत्पादन से संबंधित है, क्या है? तो अल्पकाल से संबंधित है कि दीर्घकाल से संबंधित है कि अति दीर्घकाल से संबंधित है, ग्रीष्म काल से संबंधित है? इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा अल्पकाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखिएगा कि एक परिवर्तित साधन का सीमांत उत्पादन वक्र यानी यू आकार का क्यों हो जाता है? तो इसका ऑप्शन देखिएगा सीमांत उपयोगिता के यहाँ से नियम के कारण होता है, कि ऑप्शन नंबर बी देखिएगा कि प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर के कारण होता है, कि ऑप्शन नंबर सी परिवर्तित अनुपात के नियम के कारण होती है, कि पैमाने के प्रतिफल के नियम के कारण होती है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा परिवर्तित अनुपात के नियम के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन के बराबर कब हो जाती है? जब औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन कब बराबर हो जाती है? जब ऐसे सीमांत उत्पादन से अधिकतम हो जाता है, कि ऑप्शन नंबर बी की कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है, कि ऑप्शन नंबर सी औसत उत्पादन अधिकतम हो जाता है, कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देखिएगा सीमांत उत्पादन की शून्य हो जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जब ऐसे औसत उत्पादन अधिकतम हो जाता है, तब ऐसे औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन से बराबर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 ऊपर दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि यहाँ पे उत्पादन के जिस स्तर पर परिवर्तित साधन और सीमांत उत्पादन में शून्य होता है, उस स्तर का कुल उत्पादन होता है। क्या होता है उस स्तर पर? अधिकतम होता है, कि शून्य होता है, कि न्यूनतम होता है, कि ऋणात्मक होता है? तो इसका जवाब आप लोग बताइएगा। इसका जवाब हो जाएगा अधिकतम होता है, नहीं ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 किसी परिवर्तित साधन एल का औसत उत्पादन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो यहाँ पे उसका सूत्र क्या है? जब किसी भी परिवर्तित साधन का से औसत उत्पादन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? Q बाई एल है, कि यहाँ पे देखिएगा कि एल बाई क्यू है, कि Q प्लस एल है, तथा ये भी दोनों है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा Q बाई एल हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कि परिवर्तित साधन की मात्रा के सापेक्ष कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो कुल उत्पादन कहा जाता है, कि सीमांत उत्पादन कहा जाता है, कि औसत उत्पादन के लिए औसत लागत कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीमांत उत्पादन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की पैमाने की प्रतिफल का संबंध से क्या होता है? तो अल्पकाल से संबंध होता है, कि दीर्घकाल से, कि अति अल्पकाल से संबंध होता है, कि शीतकाल से संबंध होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दीर्घकाल से संबंध होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। जब उत्पादन के सभी आगतों में अनुपातिक वृद्धि करने से उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि से कम अनुपातिक वृद्धि में होती है, तो इसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन देखिएगा कि साधन हंस मान प्रतिफल कहा जाता है, कि बी ऑप्शन देखिएगा कि पैमाने का स्थिर प्रतिफल, की पैमाने का हंस मान प्रतिफल कहा जाता है, कि पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब लोग बताइएगा पैमाने की का हंस मान प्रतिफल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 देखिएगा कि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए उत्पादन के आगतों पर किए गए खर्च को क्या कहा जाता है? उत्पादन कहा जाता है, कि लागत कहा जाता है, कि उपयोगिता कहा जाता है, कि मांग कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लागत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से किसी वक्र का आकार अति प्रवलीय होता है तो कुल आगत के चलते होता है, कि औसत उत्पादन के चलते होता है, कि औसत स्थिर लागत के चलते होता है, कि सीमांत लागत के चलते होता है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा औसत स्थिर लागत के चलते होता है, नहीं ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 औसत लागत सीमांत लागत से अधिक कब होती है? जब ऐसे औसत लागत घट रही होती है, कि औसत लागत ऑप्शन नंबर बी देखिएगा कि औसत लागत बढ़ रही होती है, कि ऑप्शन नंबर सी देखिएगा कि औसत लागत का न्यूनतम होती है, ये ऑप्शन नंबर सी देखिएगा कि कुल लागत शून्य होती है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा जब ऐसे औसत लागत घट रही होती है, तब ऐसे सीमांत औसत लागत और सीमांत लागत अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 देखिए कि अल्पकालीन और औसत लागत और वक्र का आकार यू आकार का क्यों होता है? क्यों? ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे देखिए कि अल्पकालीन औसत लागत अल्पकालीन स्थिर लागत तथा औसत परिवर्तन लागत का योग्य होता है, तब ऐसे यू आकार का उल्टा होता है, कि ऑप्शन नंबर बी देखिए कि परिवर्तित अनुपात का नियम लागू होता है, तब यू आकार का होता है, कि ये भी दोनों होता है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों कारण होता है, तब ऐसे यू आकार का होता है। यहाँ पे आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे
क्वेश्चन है से यहाँ पे ऐसे 3 अध्याय हम समाप्त कर चुके हैं। यहीं तक वीडियो को रहने देते हैं, अभी लंबा वीडियो बन जाएगा, जो कि अभी यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन बहुत सारा है, मेरा पूरा PDF के लिए बना हुआ है यहाँ पे। तो हम ऐसे यहाँ 3 चैप्टर तक ऐसे हम रहने देते हैं। इसका बाद का चैप्टर ऐसे हम ऐसे नेक्स्ट पार्ट में आप लोग का अपलोड कर देंगे, जो कि आप लोग ऐसे यहाँ पे पार्ट आज 1 अपलोड कर रहे हैं और फिर ऐसे पार्ट 2 भी हम अपलोड कर देंगे, कल तक ही अपलोड कर देंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही रहेगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो ऐसे पूरा सीरियल वाइज से देखने के लिए और चैप्टर रिवीजन करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।